वेलकम बैक। आई एम आर के झा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। आज क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर सोर्सेस ऑफ एनर्जी। आज हम इस सेशन में एक नया चैप्टर फर्स्ट टर्म का शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। इस चैप्टर का आज ये पहला वीडियो है। इस वीडियो में आज हम 3 टॉपिक को समझेंगे। सोर्सेस ऑफ एनर्जी, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ एनर्जी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या होता है, फ्यूल किसको कहते हैं, गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी, गुड फ्यूल, आइडियल फ्यूल क्या हुआ, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है गुड सोर्स ऑफ एनर्जी का। इतनी पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहला है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। जैसे नाम ही से पता चलता सोर्सेस ऑफ एनर्जी। एनर्जी तो आप जानते हो द कैपेसिटी टू डू वर्क, वर्क करने की जो कैपेसिटी है। और जब हम कोई वर्क करेंगे, और वर्क तभी होगा जब एनर्जी डिलीवर होगा, क्योंकि हमें पता था क्लास 9th में भी पढ़े थे कि E = W होता है कि एनर्जी और वर्क डन बराबर होता है। तो किसी भी सिस्टम में किसी भी बॉडी के द्वारा जब वर्क डन होगा तो एनर्जी डिलीवर तो होगा। तो एनर्जी हमको जहां से मिलेगा, कोई भी मैटर है, वो मैटर आइदर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, कोई भी मैटर, जिस मैटर से हमें एनर्जी मिलता है उसको हम सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहेंगे। फॉर एग्जांपल, हम मस्कुलर वर्क करते हैं, मस्कुलर एनर्जी बोलते हैं। तो मस्कुलर एनर्जी में क्या होता है, आप कोई फिजिकल वर्क करते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको इलेक्ट्रिक करंट से मिलता है। उसका फिर केमिकल एनर्जी है। तो आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जितने भी हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को रन करते हैं उसके लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेस हो गया एनर्जी का, वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस का। अगर हम फूड को कुक करते हैं तो उसके लिए हमें एलपीजी, लकड़ी या कुछ तो चाहिए। तो वो जो एलपीजी है वो एक केमिकल एनर्जी के फॉर्म में है। तो ये जितने भी मैटर हैं वो सारे मैटर क्या सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहलाते हैं। क्लियर। सोर्सेस ऑफ एनर्जी का मतलब, इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं तो कोल है, पेट्रोलियम है, वाटर है, विंड है। अगर इस एग्जांपल को देखा जाए तो कोई कहेगा भाई वाटर कैसे हो जाएगा सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो अब आप देखो, आपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पढ़ा होगा, तो उसमें आप देखते हैं कि ग्रेट हाइट से हम पानी को गिराते हैं तब जाके इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। तो वहां जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनता है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिपेंडेंट किस पर हो गया, वाटर पर। तो वाटर वहां पर क्या एक सोर्स ऑफ एनर्जी का काम कर गया। अब विंड एनर्जी है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे इस मुल्क दुनिया में डेनमार्क नाम का एक कंट्री है, डेनमार्क। जो डेनमार्क में जितनी बिजली खपत होती है उसका 97% जो है वो विंड एनर्जी से निकलता है। तो विंड एनर्जी में ग्रेटर विंड मिल को सेटअप किया जाता है, जहां से उसका ब्लेड रन होता है, रोटेट्स होता है, और उसमें एक शाफ्ट लगा होता है जिससे जनरेटर चलते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से फिर वहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनता है। तो विंड भी क्या हो गया एक तरह से सोर्सेस ऑफ एनर्जी। बहुत सारे हम लोग पढ़ेंगे इसमें, बस जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने 1-2 लिखा है। अब है कि फ्यूल किसको कहेंगे। तो अभी आपने सोर्स ऑफ एनर्जी तो समझा कि द सोर्सेस ऑफ एनर्जी दैट कैरीज मैकेनिकल वर्क। लोग मैकेनिकल वर्क का मतलब समझते हैं मशीन। ये जो हमारा बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, ये भी क्या है एक मशीन है। अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो आपके बॉडी का कोई भी वर्क नहीं होगा। तो हम जो फूड करते हैं उस फूड से ही हमें एनर्जी मिलता है, और जो हम वेरियस एक्टिविटीज करते हैं हम अपने बॉडी से, वो भी एक तरह का मैकेनिकल वर्क ही होता है। मैकेनिकल का मतलब मशीन, और ये बॉडी भी एक मशीन ही है। क्लियर। तो हम कहेंगे कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी जिससे कोई मैकेनिकल वर्क परफॉर्म होता है, उस सोर्सेस ऑफ एनर्जी को हम फ्यूल कहेंगे। जैसे गाड़ी चलता है तो उसमें डीजल पेट्रोल देते हैं, खाना पकाते हैं तो सिलेंडर में एलपीजी, सीएनजी है, नेचुरल गैस है, तो वो सब क्या फूड है। तो ये सब फ्यूल हो गया। क्लियर। अब गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जैसे यहां हम लिखते हैं बैड सोर्सेस ऑफ एनर्जी, तो गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी या बैड सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, तो दोनों सोर्स
ऑफ एनर्जी ही है। गुड मतलब अच्छा, बैड मतलब खराब। खराब किस सेंस में? तो जब वो हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करेगा, काफी महंगा होगा, उसको हम आसानी से हैंडल नहीं कर सकते हैं, एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो वो बैड सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। लेकिन गुड मतलब हर एक एंगल से वो गुड होना चाहिए, समझेंगे आगे। जो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होगा उसी को हम क्या गुड फ्यूल कहेंगे, वही हुआ गुड फ्यूल। और उसी को हम आइडियल फ्यूल भी कहेंगे। आइडियल मतलब आदर्श, है ना। जैसे आइडियल टीचर होता है, आइडियल मैन होता है, उसी तरह से कोई भी गुड फ्यूल है उसी को हम आइडियल फ्यूल भी करते हैं। क्योंकि होता क्या है ना, हम बुक पढ़ के जाते हैं, बुक में रट्टा मार के जाते हैं, गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी, एग्जाम में आ जाता है आइडियल फ्यूल, सर पर हाथ के बैठते हैं, मैंने तो आज तक पढ़ा भी नहीं है आइडियल फ्यूल क्या होता है। सेम क्वेश्चन से क्लियर। अब देखो, अगर क्वेश्चन आएगा कि राइट द फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी, कि जो गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, या गुड फ्यूल है या आइडियल फ्यूल है, इसके क्या फीचर्स होंगे, क्या प्रॉपर्टीज होंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। देखिए, आपको जब एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही आपको पॉइंट्स में लिखना है। शायद से बहुत लिखने की जरूरत नहीं है, आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है। जैसे पहला मैंने क्या लिखा कि कोई भी अगर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी पॉल्यूशन फ्री है, मतलब इको फ्रेंडली हो, उसको हम सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जो इको फ्रेंडली होगा तो वो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। आप कोयला जलाएंगे तो बहुत ज्यादा स्मोक रिलीज होता है, लेकिन अगर हम एलपीजी जलाते हैं तो एलपीजी में स्मोक रिलीज नहीं करता है, नहीं के बराबर करता है। अगर हम किसी भी गाड़ी में डीजल पेट्रोल देते हैं तो एक्सॉस्ट जो रिलीज करता है वो उसमें स्मोक होता है। बट अगर हम किसी गाड़ी में उसी पेट्रोल डीजल के बदले सीएनजी का यूज करते हैं, स्मोक नहीं रिलीज करता। तो सीएनजी को क्या कहेंगे? गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी। एलपीजी को क्या कहेंगे? गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी। आप कोयला ले लीजिए, आप पेट्रोल ले लीजिए, तो उसको हम बैड सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहेंगे, क्योंकि उससे पॉल्यूशन होता है। तो कोई भी सोर्सेस ऑफ एनर्जी अगर इको फ्रेंडली है, मीन पॉल्यूशन फ्री है, तो वो गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी होगा। क्लियर। अब है चीप, सस्ता भी होना चाहिए। अब एलपीजी क्या बहुत सस्ता है, आपको होता है कि मैं क्या बोल रहा हूं कि सस्ता है। अगर आप अपने घर में डोमेस्टिक सिलेंडर लेते हैं तो सपोज कीजिए कि आपको 1000 रुपया पे करना पड़ता है, तो आप कहेंगे बाप रे 1000 रुपया में एलपीजी दिया। बट कंपेयर कीजिए कि एक सिलेंडर जो आप अपने घर में यूज करते हैं वो 15 दिन सपोज कीजिए चलता है, लेकिन 15 दिन का अगर हम लकड़ी पर खाना पकाएंगे तो 15 दिन लकड़ी पकाने में जितने लकड़ी आप खरीदोगे ना, वो 1000 नहीं कई हजार रुपया आपको लग जाएगा। तो आप ओवरऑल खर्च देखो ना, हो सकता है कि एक दिन का खर्चा जो लकड़ी का होगा में भी वो 200 रुपया में मिल जाए, आप 2 दिन पका लोगे। हम ये थोड़ा देखेंगे क्या कि 200 में लकड़ी दे दिया। आप ओवरऑल कंपेरिजन करके देखना, तो आपको लकड़ी काफी महंगा पड़ेगा और एलपीजी सस्ता पड़ेगा। तो चिप का मतलब समझ गए। दूसरा देखिए, इजी टू हैंडल और एक्सेस। अगर हम 1000 का सपोज कीजिए कि एलपीजी सिलेंडर खरीदते हैं और 1000 का लकड़ी खरीदेंगे, तो 1000 का लकड़ी आपको ट्रक पर लाना पड़ेगा लाद के। लेकिन 1000 रुपए का एक सिलेंडर, उसको हम कंधे पर भी उठा के ले आते हैं, साइकिल पर भी ले आते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि एलपीजी जो है वो इजी टू हैंडल भी है, एक्सेस भी है। बट वुड को अगर आप ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल, वो इजी टू हैंडल नहीं है, इजी टू एक्सेस नहीं है। फिर इजी टू ट्रांसपोर्ट, जिसको कैरी करने में भी आसानी हो। अब स्वाभाविक है कि अगर हम मान लीजिए बहुत लार्ज बंडल में वुड को किसी भी सोर्सेस को ले जाएंगे, बहुत मुश्किल होता है। दूसरा क्या, इट शुड नॉट गिव एनी रेसिड्यू आफ्टर कंबशन। कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे हम लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी जलाने के बाद रेसिड्यू बचता, जिसको ऐश राख कहते हैं, उसके बाद भी झंझट है कि अब उस राख का निपटारा कैसे होगा। लेकिन एलपीजी अगर आप जलाते हैं तो उसमें कोई रेसिड्यू नहीं मिलता है, कंप्लीट खत्म हो जाता है। कोई झंझट तो नहीं होता है कि आप उसके रेसिड्यू को कहां एक्सपोज करेंगे। तो कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी जिसका कंप्लीट कंबशन होगा, अब आप क्या कहोगे कि वुड में क्यों ऐश बन गया, वुड का कभी भी कंप्लीट कंबशन नहीं हो सकता है। तो कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी
गुड तब होगा जब उसका कंप्लीट कंबशन होगा। स्वाभाविक है, जब कंप्लीट कंबशन होगा तो वो कभी भी कोई रेसिड्यू नहीं देगा। तो कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी जिसका कंप्लीट कंबशन हो जाए, जो बर्निंग होने के बाद, कंबशन होने के बाद कोई रेसिड्यू ना दे, उसी को हम आइडियल फ्यूल कहेंगे, उसी को गुड फ्यूल कहेंगे, उसी को हम गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कहेंगे। क्लियर? इजी टू स्टोर। अब आप बताइए, अगर 1000 रुपए का लकड़ी लोगे और आपके पास एक ही कमरा है, तो आपको पता है लकड़ी आपके बेडरूम में रखाएगा और आपको बाहर सोना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रॉब्लम होगी कि आप लकड़ी को कहां स्टोर करके रखोगे। लेकिन एलपीजी का सिलेंडर है तो आप अपने बेड के नीचे भी रख दो, थोड़ा सा जगह ऑक्यूपाई करता है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि एलपीजी के सिलेंडर को स्टोर करना बहुत आसान है, कम स्पेस लेता है। तो जो कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी हो जिसको स्टोर करने में बहुत कम जगह की जरूरत पड़ती हो, वो उसको हम गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, आइडियल फ्यूल कहेंगे। यानी उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होगा इजी टू स्टोर भी होना चाहिए। क्लियर? मस्ट हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है कि कोई भी फ्यूल का पर यूनिट ऑफ मास बर्न होने के बाद जितना एनर्जी रिलीज करता है वो उसका कैलोरीफिक वैल्यू होता है। तो आप देखिए, अगर 1 किलो लकड़ी जलाएंगे और 1 किलो एलपीजी जलाएंगे, दोनों तो 1 केजी है, पर यूनिट है। लेकिन 1 केजी एलपीजी 1 किलो लकड़ी के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी देगा। यानी 1 किलो लकड़ी के कंपैरिजन में 1 किलो एलपीजी पर हम ज्यादा अमाउंट में खाना पका सकते हैं, जल्दी भी पका सकते हैं। ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि एलपीजी का कैलोरीफिक वैल्यू वुड से क्या ज्यादा होता। तो कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी जिसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगा वो गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी होगा। ठीक है? शुड हैव लो इग्निशन टेम्परेचर। अभी मान लीजिए कभी बरसात का सीजन है और अगर लकड़ी जलाना है, उसको जलाने में 10 रुपया का माचिस भी आपको खर्च हो जाता है। और एलपीजी है तो बस एक चिंगारी कहीं से निकल जाना चाहिए। एलपीजी जला दीजिए, माचिस गीला भी रहेगा, और अगर थोड़ा सा भी चिंगारी भी निकल गया तो एलपीजी क्या आग पकड़ लेगा। डेंजरस होता है, बट प्रिकॉशन अगर हम लें तो क्या हुआ कि एलपीजी का इग्निशन टेम्परेचर क्या कम है। इग्निशन टेम्परेचर का मतलब होता है द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस स्टार्ट टू कंबस्ट और बर्न, दैट इज सेड टू बी इग्निशन टेम्परेचर। तो कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम होगा, मिनिमम होगा, वो गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहलाएगा। ठीक है? तो आज की इस वीडियो में हम इसको एज ए इंट्रोडक्शन समझे हैं, और यही जो मैंने 3 टॉपिक बताया, यही तीनों क्वेश्चन इंटेक्ट क्वेश्चन में जब आप जाएंगे तो यही तीनों क्वेश्चन स्टार्टिंग भी है, यही तीनों टॉपिक, और यही तीनों टॉपिक इंटेक्ट का पहला क्वेश्चन भी है। थैंक यू।